देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, हम लोग का यहाँ पर 2 क्वेश्चन बाकी है, वो 2 करेंगे और एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो कि बैलेंस शीट रिलेटेड है। तो मैंने अगर पहले पीडीएफ शेयर किया है तो अभी ये वाला कर देंगे आज, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा सबको, ठीक है? तो देखो पहले जो सेकेंड वाला है वो करते हैं। बोल रहा है कि Libra Limited, a listed company, recently made a public issue in respect of which the following information is available. बोल रहा है कि इसने पब्लिक इशू किया है जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दिया है। बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू 2 लाख, फेस वैल्यू और एंड इशू प्राइस 100 पर डिवेंचर। मतलब इन्होंने कैसे डिवेंचर जो है इशू किए हैं? कन्वर्टेबल, लेकिन पार्टली कन्वर्टेबल है। मतलब जैसे लास्ट दिन हुआ था 20% कन्वर्ट होगा और 80% के क्या देने पड़ेंगे, 80% के लिए कैश देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर है जिसमें मतलब कितने डिवेंचर पे ये एप्लीकेबल हो रहा है। टोटल कितना डिवेंचर इशू हुआ था? 2 लाख, जिसका नेचर क्या था? पार्टली कन्वर्टेबल। मतलब जब रीपे होगा तो कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा और कुछ हिस्सा जो कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट होने का मतलब उसके बदले क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर। और जो कन्वर्ट नहीं होगा उसके बदले क्या पे होगा? कैश। एंड फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस दोनों ही बोल रहा है कितना है? 100 है। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर कितना है? बोल रहा है एक एक डिवेंचर का कन्वर्टेबल पोर्शन क्या है। देखो एक एक डिवेंचर का कन्वर्टेबल पोर्शन है 60%। मतलब 60% कन्वर्ट होगा और इसका मतलब 40% का क्या होगा? पेमेंट करना, ठीक है? ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। अब ये क्या बोला है? बोल रहा है कि डेट ऑफ कन्वर्जन कब है, कब कन्वर्जन होगा। बोल रहा है कि क्लोजिंग ऑफ इशू, मतलब इशू कंपनी ने जब इशू स्टार्ट किया तो इशू का एक स्टार्ट डेट होता है और इशू का एक क्या होता है? क्लोजिंग डेट होता है। कि हम लोग 7 दिन तक जो है डिवेंचर इशू करेंगे। जैसे शेयर का भी इशू का एक डेट होता है कि आज से इशू शुरू हुआ, फिर ऐसे करके होता है। तो बोल रहा है कि इशू जब क्लोज होगा उसके बाद 6 मंथ्स बाद ही क्या होगा? ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। मतलब ये डिवेंचर का लाइफ फिर कितना हो गया? 6 मंथ्स, ठीक है? मतलब ये लोन कितने दिन का हो गया? 6 मंथ्स हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। बोल रहा है कि जो डिवेंचर मतलब जो सब्सक्रिप्शन था उसका डेट ऑफ क्लोजर क्या था? 1/5/2021। मतलब जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था वो डेट कौन सा था? 1/5/2021। डेट ऑफ अलॉटमेंट कब था? 1/6/2021। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है? 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60, फेस वैल्यू 10। मतलब ये हमें ना सारा का सारा डेट दे दिया है कि पहले तो बता दिया कि टाइप क्या है, कन्वर्टेबल है। कितना कन्वर्जन होगा? 60%, 40% नहीं होगा। कन्वर्जन कब होता है? इशू क्लोज होने के 6 मंथ्स बाद। फिर यहाँ पर बताया है कि कब कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, कब उसको अलॉट किया और डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना था। और इक्विटी जो शेयर कन्वर्जन पे दिया जाएगा उसका फेस वैल्यू कितना है? 10। और उसका ये क्या है? इशू प्राइस, ठीक है? नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर, तो कंपनी ने इशू 2 लाख किया है और 2 लाख के लिए क्या आ गया है? एप्लीकेशन आया है। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। मतलब बोल रहा है कि डिवेंचर का इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो ईयरली 2 टाइम्स दिया जाएगा। एक बार दिया जाएगा 30 सितंबर को, फिर दिया जाएगा 31 मार्च को। राइट रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन arising out of the above during the year ended 31st March 2022 including cash and bank entries। मतलब कैश बैंक वाला भी हमें एंट्री दिखाना है। हम पहले ये पूरे क्वेश्चन को तुम लोग को दिखा देते हैं ड्रॉ करके कि किसके बाद क्या ट्रांजैक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? ऑब्वियसली डिवेंचर इशू। तो इशू होने के बाद क्या होगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है और उसके बाद ये चेक करेंगे कि डिवेंचर का कन्वर्जन कब होगा। क्योंकि बोला है 6 मंथ्स, तो वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो पहले देखो इसका हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहले तो एक टाइमलाइन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा देखो, पहले टाइमलाइन बना।
तो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी डिवेंचर इशू करेगी। तो डिवेंचर इशू कब किया है, सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग का क्लोजिंग डेट है 1/5/2021, मतलब एप्लीकेशन का डेट होता है, ठीक है। मतलब इतने दिन तक मार्केट से लोग डिवेंचर परचेस कर सकते हैं। कब स्टार्ट हो रहा है, 1/5/2021, ठीक है। ये क्या है, ये है हम लोगों का डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब इसके बाद, इस डेट के बाद और कोई सब्सक्राइब नहीं कर सकता है डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अलॉटमेंट करेगा कंपनी। पहले तो कंपनी फॉर्म ले लेता है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद क्या करता है, सोचता है किसको अलॉटमेंट करना है किसको नहीं करना है। तो कंपनी ने सभी का अलॉटमेंट किया है, कब किया है, 1/6/2021, मतलब आफ्टर क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर 1 मंथ। तो 1/6/2021 ये कौन सा डेट है, डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया डेट ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा, जो डिवेंचर इशू हुआ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं नीचे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो है हम लोग का 15%, ठीक है। ये लिखने का कारण कुछ और नहीं, ताकि हमें समझ में आए इसीलिए। तो 15% बोला है। अब 15% जो है पेबल फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये इंटरेस्ट कब से दिया जाएगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट के बाद से देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि इनका इंटरेस्ट देने का डेट कब कब है, हाफ ईयरली, मतलब ईयरली दो टाइम मिलेगा, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो जून के बाद क्या आएगा, सितंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 30 सितंबर एक, ठीक है, 30 सितंबर 2021, ये कौन सा डेट हो गया, इंटरेस्ट का डेट। इसके बाद वाला डेट कौन सा आने वाला है, 31 मार्च 2022। गुड इवनिंग तुषार। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो देखो इसके बाद डेट आने वाला है 31 मार्च का, ठीक है। 31 मार्च मैंने ये वाला नोट डाउन कर लिया। अच्छा, और क्या बोला था, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कन्वर्जन जो होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो कन्वर्जन होगा उसका फेस वैल्यू कितना है, 10, ठीक है। लेकिन इशू प्राइस कितना है, 60, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें प्रीमियम कितना है, 50, ठीक है। प्रीमियम कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अच्छा, और बोला है कितने डिवेंचर अप्लाइड हुए हैं, 2 लाख, ठीक है। तो डिवेंचर अप्लाइड यहाँ पर लिख देते हैं, डिवेंचर अप्लाइड कितने हुए हैं, 2 लाख। मतलब यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर देखो डिवेंचर अप्लाइड जो है यहीं पर हो क्या होगा, जो भी करना है, ठीक है। तो 2 लाख क्या है, नंबर है ना। 2 लाख हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर। यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिवेंचर अप्लाइड, क्योंकि इसी डेट पे होगा। और इसी डेट पे कंपनी रेट भी बता देगा। अगर चाहो तो इसको कंबाइन करके यहाँ पर @ 15% इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, इसी डेट पे बता देगा। और यहाँ पर और एक चीज भी बता देगा, क्या बता देगा, अगर तुम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, मैंने एक ही पेज में करना है इसलिए हम इसको हटा रहे, तुम लोग नीचे नीचे लिख लो, कोई बात नहीं, जगह है तो। अब इसमें क्या होगा, इसका रिडेम्पशन का पैटर्न भी बता दिया। रिडेम्पशन का पैटर्न क्या होगा, कितना कन्वर्जन होगा, 60%, 60% कन्वर्जन होगा, और 40% का क्या होगा, पेड इन कैश। ये मुझे एक ही पेज में करना है ना, इसलिए मैंने इसको इसके ऊपर लिख दिया और इसको यहाँ पर दिखा दिया। अगर तुम लोगों ने लिख लिया है कोई बात नहीं, तुम लोग इसके नीचे लिख दो ना, लाइन बाय लाइन करके हो जाएगा। अच्छा, अब ये रिडेम्पशन कब होगा, रिडेम्पशन कब होगा उसका भी हमें ना एक डेट दिया है। देखो बोला है कि डेट ऑफ कन्वर्जन कौन है, एक और कब है, ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। तो इस पूरे ड्रॉ में तुम लोग को डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू दिख रहा होगा, ये वाला। इसके बाद 6 मंथ्स बाद कन्वर्जन होगा, 6 मंथ्स बाद कौन सा डेट आएगा, सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 अक्टूबर, है ना। तो यहां तक क्या हो रहा है, 6 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडीम, ठीक है, रिडीम होगा। अब रिडीम जैसे बोला है वैसे होगा, दो पैटर्न में होगा, एक तो शेयर के पैटर्न में और एक हम लोगों का जो है पेमेंट के पैटर्न में हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी देखो कुछ नहीं, अब हमें बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए, और डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है वो भी लिख देते हैं। डिवेंचर जो अप्लाइड हुआ है इसका फेस वैल्यू भी है 100 और इसका इशू प्राइस भी क्या है
100 है। तो इससे क्या हुआ, हमें क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया कि क्या है, क्योंकि बार बार पढ़ना पड़ेगा, इससे बेटर है अगर तुम लोग खुद लिख लेते हो तो पूरा स्टोरी समझ में आ गया कि हमें क्या क्या एंट्री करना चाहिए। अब बोलो हमें क्या एंट्री, कहाँ से एंट्री स्टार्ट करना चाहिए, जहां से ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन होता है हमें कि एंट्री कैसे स्टार्ट करें। तो बोलो कौन से डेट, हमें पहला कौन सा डेट दिख रहा है, 1/5। क्या इस डेट पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कंपनी ने अगर सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया, मतलब इसके पहले तक क्या हुआ है, मतलब इस डेट तक क्या किया है, सारा सब्सक्रिप्शन लिया है। अगर सब्सक्रिप्शन लिया है 2 लाख डिवेंचर पे, तो कंपनी को फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या मिला होगा, पैसा भी मिला होगा। जैसे शेयर का एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, डिवेंचर का भी एप्लीकेशन होता है। अब हम लोग चाहे तो यहाँ पर एप्लीकेशन बोल के भी लिख सकते हैं। तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया है पर डिवेंचर पे इस डेट तक, 100। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला एंट्री कब करेंगे, 1/5/2021 का करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या था, लिब्रा लिमिटेड। लिखो लिब्रा लिमिटेड। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर डेट दिया है तो तुम लोग को जर्नल एंट्री में डेट लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मतलब डेबिट और क्रेडिट मैंने लिख दिया, तुम लोग अमाउंट अमाउंट लिख सकते। अच्छा, पहला डेट कब होगा, 1/5/2021 को। ठीक है, 1/5/2021 को कंपनी के पास उस दिन सभी डिवेंचर जितने भी इशू हुए थे सभी सब्सक्राइब हो गया और सभी ने पैसा दिया होगा। तो कंपनी क्या एंट्री कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन होगा। 2 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अच्छा, इसके बाद इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, अलॉटमेंट डेट पे क्या होता है, कंपनी अलॉटमेंट डेट पे इनको डिवेंचर होल्डर बनाती है। अभी तक ये डिवेंचर होल्डर नहीं बने हैं। जैसे अगर तुम लोग कॉलेज में फॉर्म भर देते हो तो कॉलेज में एडमिशन मिल गया इसका कंफर्मेशन थोड़ी ना होता है। अगर कॉलेज हमें बोलेगा कि हाँ हम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो फिर कंफर्मेशन होता है। यहाँ पर भी वैसे ही है, कंपनी ने एप्लीकेशन का जो भी फीस रखा था इन्होंने भर दिया। अब कंपनी इनको अगर अलॉटमेंट देगी तो फिर कंपनी बताएगी, जैसे कि बोला है सारे शेयर सारे डिवेंचर अलॉट हो चुके हैं, तो अलॉटमेंट का डेट कब है, 1/6/2021। अलॉटमेंट का मतलब डिवेंचर होल्डर बनाना। जैसे कॉलेज में अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो इसका मतलब कॉलेज के हम लोग उस कॉलेज के स्टूडेंट बन सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू, हाँ 2% ऑफ डिवेंचर, 15% डिवेंचर। बी allotment of debentures। अच्छा, अलॉटमेंट हो गया। अच्छा, अब जैसे ही अलॉटमेंट हो गया अब कंपनी क्या करेगी, क्योंकि उसको 6 मंथ्स बाद ही रिडीम करना है तो उसको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। एक तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर, दूसरा उसे क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआई। ठीक है, तो डीआरआर बनाने का रूल्स क्या था, देखो मैंने लिखवाया था। जब जिस साल हम लोग डिवेंचर रिडीम करेंगे उसके पहले कभी भी बना सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था ना, एक बार चेक करके देखो। ये देखो डीआरआर बनाने का रूल्स क्या था, कब बनाना चाहिए, ये देखो डीआरआर का देखो सबसे पहले, एनी टाइम बिफोर
रिडेम्पशन कभी भी बना सकते हैं, रिडेम्पशन के पहले मतलब 30 सितंबर के पहले कभी भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेट ले लो। अच्छा, और डीआरआई कब बनता है? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, जिस भी साल रिडीम हो रहा है उस साल 30 अप्रैल के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर हैड टू बी रिडीम, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में डिवेंचर रिडीम हो रहा है उसके पहले 30 अप्रैल के पहले होना चाहिए, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में डिवेंचर रिडीम हो रहा है, ये देखो, ये रहा। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2022, तो इसका स्टार्टिंग कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021। तो 30 अप्रैल के पहले हम लोग का क्या हो जाना चाहिए? हाँ, लेकिन ये तो 30 अप्रैल में हमारा इश्यू हुआ ही नहीं था, ऑन दैट मोमेंट इश्यू तो हुआ है 15, तो इसके पहले होना चाहिए। हाँ, तो फिर वही वाला डेट हमें लिखना पड़ेगा, मतलब इसके पहले कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा डेट होगा। चलो, अभी डीआरआर का तो हम लोगों को डेट पता है, कोई भी डेट ले सकते हैं बिफोर 30 सितंबर। तो हम यही वाला डेट ले लेते हैं, अलॉटमेंट वाला, कि अलॉटमेंट करने के बाद ही उन्होंने क्या किया है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने का सोच लिया है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? डिवेंचर, बोलो एंट्री क्या होगा? DRI अकाउंट टू बैंक अकाउंट। डीआरआई तो इन्वेस्टमेंट, आगे तो डीआरआर तो क्रिएट करता है, डीआरआई तो इन्वेस्टमेंट परचेस को। आर, अच्छा आर, अच्छा आर, डीआरआर। अच्छा, ये कौन सा कंपनी है? देखो, लिस्टेड कंपनी, क्या इसका डीआरआर बनेगा? पहले चेक करते हैं, चलो क्राइटेरिया देखो। यहाँ पर लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी का डीआरआर नहीं बने, ठीक है, तो हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी चाहे एनबीएफसी हो, चाहे एचएफसी हो, चाहे अदर देन एनबीएफसी एचएफसी हो, उसका लेकिन डीआरआर नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन में लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। लिस्टेड कंपनी का क्या नहीं बनता है? डीआरआर नहीं बनता, इसीलिए ये वाला समरी याद रखना चाहिए। डीआरआर किसका बनता है? अनलिस्टेड अदर कंपनी, तो इसका मतलब बाकी किसी का नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन मेरा डीआरआर, ये अगर मुझे बता ही दिया है कि लिस्टेड कंपनी, तो इसका डीआरआर नहीं बनेगा, लेकिन डीआरआई बनेगा कि नहीं वो चेक करो, देखो बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डीआरआर नहीं बनाएंगे, डीआरआर टा बनाबो कि बनाबो सोजा डीआरआई। तो ठीक है, डीआरआई बनाते हैं, इसी डेट पे बना देते हैं, ठीक है। तो बनाओ डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेस का एंट्री होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट परचेस करना पड़ेगा? जितना डिवेंचर रिडीम होगा, हमें तो बोला है कितना डिवेंचर रिडीम होगा, पूरा का पूरा ही होगा, लेकिन कन्वर्टेबल के लिए बनाने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जिनको कैश में, क्योंकि ये चाहिए क्यों, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों खरीद रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसका पैसा जो होगा, इसको बेच के हम लोग पैसा पेमेंट करेंगे, लेकिन जिनको शेयर पकड़ाएंगे क्या उनके लिए पैसा जमा करना जरूरी है? नहीं, मुझे जिसको कैश में पेमेंट करना है मुझे उसके लिए कैश रखना पड़ेगा। अगर हम अपने किसी भी क्रेडिटर को मान लो कि कैश के बदले कुछ और देते, जैसे तुम लोग लॉ में पढ़ते हो ना, बैटर सिस्टम होता है कि एक चीज के बदले दूसरा चीज दिया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, डिवेंचर के बदले शेयर, तो उसके लिए तो पैसे का जुगाड़ का कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कितना होगा यहाँ पर वैल्यू, कितना? हाँ, हाँ, 2 लाख का 40% पे क्रिएट करेंगे, लेकिन कितना परसेंट क्रिएट करना पड़ेगा? 15%। 2 लाख लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर है, 2 लाख इंटू 100 करना पड़ेगा। 2 लाख तो नंबर ऑफ डिवेंचर है ना, मतलब ऐसे लिखो तब ठीक रहेगा, पहले 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100, ये हो गया वैल्यू। इसका 40% जितना होगा उस पे हमें करना पड़ेगा 15% का क्रिएशन। कितना होगा? 12 लाख। अच्छा, 12 लाख, 12 लाख आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड फॉर रिडेम्पशन पर्पस, फॉर रिडेम्पशन पर्पस। अच्छा, ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया। अच्छा, अब देखो ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया अलॉटमेंट के बाद। अच्छा,
अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या करेगी, बोल रहा है कि देखो यहाँ पर रिडेम्पशन डेट भी आ रहा है लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आ रहा था, तो मेरा अगर लोन का इंटरेस्ट इस पीरियड में ड्यू हो रहा है तो मुझे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट दिए बिना तो हम रिडीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट दिए बिना क्या लोन रीपे हो सकता है? जिस दिन लोन रीपे होगा उस दिन तक का जितना इंटरेस्ट होगा सारा देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितने मंथ का देना पड़ेगा? बोला है इंटरेस्ट कब से दिया जाता है? डेट ऑफ अलॉटमेंट के बाद से। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा था, पढ़ के देखो। यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल इतने इतने तारीख को बोला है। इंटरेस्ट कब से दिया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके डेट ऑफ इंटरेस्ट तक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर रिडीम भी हो जा रहा है तो क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक का तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ का? 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रिडीम भी कर देंगे। और अगर रिडीम नहीं होता तो फिर अगर इंटरेस्ट देना होता तो यहाँ से यहाँ कितने मंथ का होता? 6 मंथ्स, चेक करके देख सकते हो। उसके बाद रिडीम होता तो वैसे हो जाता, ठीक है। जब रिडीम हो रहा है उसके पहले तक जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होगा सभी पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 30 सितंबर पे पहुंच गए। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं। चलो, 30 सितंबर 2021। तो डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री क्या होगा? डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर। ड्यू कर लेते हैं। अच्छा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? डिवेंचर, अब बोलो क्या कन्वर्जन, यहाँ पर कन्वर्जन या नॉन कन्वर्जन पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं। कन्वर्जन में शेयर लो या फिर पैसा लो, लेकिन जो इंटरेस्ट पे है वो तो सभी को मिलेगा, सभी डिवेंचर होल्डर को। तो कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू कितना हो जाएगा? 100 फेस वैल्यू पे, इंटू जो रेट ऑफ है इंटरेस्ट, इंटू 4 बाई कितना हो जाएगा? 12। तो बोलो कितना हो रहा है? 10 लाख। अच्छा, 10 लाख हो रहा है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अच्छा, अब जब हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा? डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पीएल का एंट्री इसके बाद नहीं करेंगे, नॉर्मली जो हम करवाते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ईयर एंड में तो फाइनल अकाउंट्स बनेगा, तब जाके वो पीएल का एंट्री होने से ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर हम इसको पीएल में ट्रांसफर करके नहीं दिखाएंगे। बीइंग इंटरेस्ट पेड। अच्छा, ये हम लोग का हो गया 30 सितंबर का। अच्छा, इसके बाद ম্যাম ইন্টারেস্টটা পিএল এ কেন ট্রান্সফার করব না? ইয়ার এন্ড আসেনি এখনো, এই জন্য। ফাইনাল অ্যাকাউন্টস যখন রেডি হয় তখন করে, সেই জন্য আমি এখানে করবো না। এখানে যখন আমাদের ফাইনাল অ্যাকাউন্টস রেডি হবে তখন তো पीएल रेडी হয়, पीएल এ তখন ट्रांसफर করলে ভালো হয়। আচ্ছা अगर कोई करना चाहो तो 31 का जब एंट्री होगा कर सकते हो, लेकिन इस डेट पे नहीं, 31 मार्च को कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, 6 मंथ्स बाद का डेट कौन सा आ रहा है पहले देख लो तो एक बार। 6 मंथ्स बाद का डेट कौन सा आ रहा है? ये क्या हो गया, ये मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स हो रहा है। अक्टूबर, अच्छा तो ये वाला गलत हो गया, ताई तो 6 मंथ्स मैंने 6 मंथ्स बाद बोला था ना, तो अक्टूबर 31 है, 31 अक्टूबर। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरा अक्टूबर तक 6 मंथ्स होगा। क्योंकि कंपनी कब रिडीम करेगा? आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो ये डेट तो मुझे दिया हुआ था, मुझे ये वाला डेट फाइंड आउट करना था। मैंने पहले सितंबर लिख दिया था, वो गलत हो गया है। सितंबर नहीं होगा, सितंबर में 5 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। तो हमें 31 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर को रिडीम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रिडीम करो 31 अक्टूबर। रिडीम करने से एंट्री क्या होगा? सबसे पहले ड्यू करेंगे, तो ड्यू कितना डिवेंचर होगा? 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा बोलो यहाँ पर
कितने को ड्यू करेंगे, जितना पेमेंट करना है 60%, बाकी का तो कन्वर्जन में दिखा देंगे। तो कितना था हम लोग का टोटल 20 लाख है ना, 20 लाख लिख दिया इंटू 60%, कितना हो जाएगा 2 लाख तो नंबर, 2 लाख इंटू 100, 2 लाख तो नंबर ऑफ डिवेंचर, 1 crore 20 lakh এটা 1 crore 20 লাখ এটা ছিল না, সরি 2 crore ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি লাখ বলে দিয়েছি, 2 crore ছিল। अच्छा ये सॉरी गलत हो जा रहा है, ये 2 crore था, ठीक है 2 crore, 2 crore इंटू 60% कितना होगा, तब होगा 1 crore 20 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2, अच्छा एक सेकेंड, हम लोग 40% पेमेंट कर रहे हैं ना, और 60% को हम लोग कन्वर्ट, ठीक है चलो पहले कन्वर्जन ही लिख देते हैं, पहले कन्वर्जन लिख देते हैं, 60% लिख दिया है कोई बात नहीं। अब कन्वर्जन में इनको क्या देंगे, इक्विटी पेमेंट होता तो हम लोग क्या लिखते, टू बैंक, अब यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्योंकि जो शेयर इशू कर रहे हैं वो हम लोग का प्रीमियम वाला है, तो टू क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले 60% वाला ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, यहाँ पर मैंने वो भी नोट डाउन किया था, ये 50 रुपीज जाएगा और फेस वैल्यू 10 है, मतलब कैपिटल का एंट्री कितने से होगा 10 रुपीज से, और ये कितने से होगा 50, लेकिन मुझे यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाते हैं नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कितना होगा, यहाँ पर वर्किंग नोट, अच्छा यहाँ जगह ही नहीं है, चलो इधर करके दिखा, तुम लोग कैलकुलेट करो, हम तब तक पेज जो है इसमें ऐड कर रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितने सारे शेयर इशू करने पड़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, 2 लाख इशू होगा। देखो अमाउंट पेएबल जितना होता है डिवाइडेड बाय क्या होगा, इशू प्राइस, ठीक है। तो शेयर का इशू प्राइस कितना है 60, ठीक है, और अमाउंट पेएबल इनको कितना है, टोटल करके देखते हैं, इनका पार वैल्यू पे ही शायद रिडेम्पशन हो रहा है, रिडेम्पशन का तो हमें कुछ बोला नहीं है, देख लेते एक मिनट, इशू प्राइस पर डिवेंचर कन्वर्टेबल 60%, और बाकी जो पेमेंट होगा देखते हैं 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस कन्वर्जन, अच्छा इंटरेस्ट पेएबल ऑन हाफ ईयरली, नहीं कुछ बोला नहीं है, तो हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, जितना लिए उतना ही वापस करेंगे। तो ये वैल्यू हो रहा है 1 करोड़, 1 करोड़ कितना आया था, यही वाला 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। अगर कुछ प्रीमियम होता तो इसमें ऐड हमें प्रीमियम दिखाना पड़ता, तो 1 करोड़ 20 डिवाइडेड बाय 60 करने से कितना आएगा 2 लाख, देख लो 2 लाख ही आ रहा है, हाँ 2 लाख आ रहा है, ठीक है। तो अब एंट्री में यहाँ पर कितने से करेंगे 2 लाख और 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 10 कितना होगा 20 लाख, और 2 लाख इंटू 50 कितना होगा 2 लाख इंटू 50 मतलब 100 लाख, 100 लाख का मतलब कितना होता है 1 करोड़, हाँ 1 करोड़। अच्छा ये लिख देते हैं बीइंग कन्वर्जन ऑफ 60% डिवेंचर इनटू शेयर ऑफ 60 each, फेस वैल्यू ₹10। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जितना डिवेंचर है उनको तो पे करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज देख लेते हैं, क्या हमें यहाँ पर बोला है, देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 6 मंथ्स का डेट बोला था ना, कन्वर्टेबल पोर्शन बोला है, डेट ऑफ कन्वर्जन बोला है कि 6 मंथ्स बाद होगा, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को पेमेंट भी 6 मंथ्स बाद होगा ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। मतलब जो 40% को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्या उनका भी पेमेंट 6 मंथ्स बाद होगा, ऐसा तो हमें डायरेक्टली कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग ऐसा नहीं अपने आप एजम्पशन ले सकते हैं कि कन्वर्जन
कन्वर्जन जिनका होगा उनका 6 मंथ्स बाद होगा, लेकिन जिनका पेमेंट है उनका 6 मंथ्स बाद है, ऐसा हमें कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो इसका एंट्री नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट हम लोग ईयर एंड में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिडीम जरूर हुआ है। अच्छा, ये रिडीम का डेट ना मैंने यहाँ से हटा के इधर कर दिया, ये गलत लिखे थे ना, यहाँ पर रिडीम हो रहा है, रिडीम बाय कन्वर्जन, ठीक है, सिर्फ कन्वर्जन के थ्रू से जो रिडीम होगा। और फिर आ जाता है 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से क्या देना पड़ेगा, ये कौन सा डेट है, इंटरेस्ट का डेट है। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर जितने भी बचे हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो रिडीम 60% रिडीम हो गया, तो कितना डिवेंचर बचा हुआ है अभी 40%, 40% पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देंगे, 15%, लेकिन कितने टाइम का देंगे, देखो सबको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 सितंबर को, उसके बाद 31 अक्टूबर को रिडीम हो गया था। अच्छा, यहां से लेके अच्छा, और एक चीज भी तो करना चाहिए था मुझे, मैंने वो वाला भी नहीं दिखाया। देखो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये भी इंटरेस्ट मिलेगा जिनका रिडीम हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी इंटरेस्ट कितने मंथ का होगा, 1 मंथ का। ये 1 मंथ का इंटरेस्ट किसको मिलेगा, सिर्फ जिनका रिडीम हो रहा है, ठीक है, मतलब 60% वालों का। जिनको रिडीम नहीं करना है उनको तो हम लोग कब देंगे, 6 मंथ्स बाद ही देंगे। जो लोन रीपे कर देंगे उनको इंटरेस्ट देने के बाद 1 मंथ बाद रिडीम कर रहे हैं तो 1 मंथ का इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। लेकिन बाकी लोगों को कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो होल्डिंग में है तो उनको 31 मार्च तक का कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का। मतलब मुझे यहाँ पर और एक इंटरेस्ट भी एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट ठीक करना, तो ये यहाँ एड डेट कब होगा, इसके पहले होना चाहिए, ठीक है, इसके पहले होना चाहिए, ड्यू होने के पहले, या फिर इसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं। मतलब ये ड्यू कर दिया, फिर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, फिर उसके बाद दोनों पे कर दिया, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर जस्ट इसके आगे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो 30 सितंबर के बाद अब हम लोग फिर से इंटरेस्ट दिखाएंगे। यहाँ पर मेरा जगह, चलो यहाँ कर लेते हैं, वर्किंग नोट मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर करते हैं। तो 31 अक्टूबर 2000 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो इंटरेस्ट देंगे तो फिर से क्या एंट्री होगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, सेम डेट पे ही हो रहा है। और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, being interest due, being interest paid, being interest due, being interest paid। अच्छा, अब यहाँ पर होगा कितना, 2 करोड़ का कितना, 60% जो है डिवेंचर मतलब लोन का वैल्यू, उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% रेट पे 1 मंथ का, 1 मंथ आ रहा है, तो देखो कितना होता है, टू करोड़ मतलब 2 के बाद 70 होगा, 2 के बाद 70, 3 4 5 6 और 1 7 इंटू 60%, 13 लाख, 1,50,000 होना चाहिए, इंटू 15%, हाँ 1,50,000, हाँ 1,50,000 होगा, ये देखो 1,50,000, ठीक है। ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, जिनका रिडीम हो रहा है, ठीक है, 1,50,000 जिनका रिडीम हो रहा है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलने के बाद कंपनी ने 1 मंथ उनका लोन रखा था, उसके बाद वो लोग पे कर रहे हैं। तो इसके बाद भी तुम लोग ये एंट्री करोगे तो ठीक है, और इसके पहले भी करते हो तो ठीक है, बात तो एक ही बात ना, पहले हम लोगों ने डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दिया, फिर इंटरेस्ट ड्यू करके पे कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्जन करके दिखाया है, और उसके बाद हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनका ड्यू इंटरेस्ट भी हम लोग पे करें, क्योंकि डेट एक ही है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर तुम लोग इसके आगे भी चाहो तो लिख सकते हो, मतलब पहले इंटरेस्ट लिख दिया फिर ये लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें 31 मार्च का एंट्री करना चाहिए, ठीक है, 31 मार्च 2022, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी बचे हुए लोगों को हम लोग इंटरेस्ट देंगे, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर,
और फिर से 31 मार्च 2022 को डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अच्छा मैम यहाँ आगे स्क्रीन पे देखाबेन? यहाँ पर कितने लोगों को डिवेंचर का अमाउंट कितने दिया जाएगा? 2 करोड़ इंटू 40% इंटू 15% इंटू 6/12। ठीक है, यहाँ पर 6/12 भी होगा क्योंकि जो होल्डर है उन्हें लास्ट मिला था 30 सितंबर को, उनको नेक्स्ट मिलेगा 31 मार्च को। ठीक है, मैम হয়ে আছে। अच्छा ठीक है, तो इसका देखो कितना आ रहा है, 2 करोड़ इंटू 40% इंटू 6 लाख, हाँ, इंटू 6/12, ये होना चाहिए हम लोग का 6 लाख। being interest due, being interest due और being interest paid। ম্যাম এই being ইন্টারেস্টটা আমরা কাদের ক্যালকুলেশনটা করছি যারা মানে যাদেরকে ক্যাশ মানে যারা ক্যাশ পেমেন্ট করবে? না, এখানে ক্যাশ পেমেন্টটা বলে দেয়নি কবে করবে, এখানে শুধু কনভার্সনটাই 6 মাস পর বলেছে। তাহলে যাদের ক্যাশ পেমেন্ট হওয়ার কথা তাদের এখনো রিডিম হয়নি, ঠিক আছে, সেই জন্য আমরা লাস্ট ডেটে যে 40% ডিবেঞ্চারটা এখনো আমাদের সাথে আছে সেটার ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট করেছি। আচ্ছা ম্যাম। ম্যাম ওটা তো 31st ইয়ার এন্ড ডেটেই ক্যালকুলেট হবে। না, ইয়ার এন্ডের জন্য না, এটা ইন্টারেস্ট ডেট ছিল তাই ক্যালকুলেট হয়েছে, এটা ইন্টারেস্ট ডেট না থাকলে क्यालकुलेट होता ना, ईयर আচ্ছা एंड से ना। मतलब देखो अच्छा। इंटरेस्ट कब कब का हुआ, इंटरेस्ट देना स्टार्ट कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन बता दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लेके 30 सितंबर तक 100% डिवेंचर को ही हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट देना कब था, यहाँ पर, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर रिडीम कर दिया। तो यहाँ पर रिडीम कितने परसेंट को किया, जैसे भी करो, जिस भी नेचर में करो, 60%। तो फिर से हमें यहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ डिवेंचर को इंटरेस्ट देना चाहिए, 60%। और बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो बचे हुए 40% को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये जो डेट का मतलब कैलकुलेशन है कैसे करके होगा। अब तुम लोग 31 मार्च को, क्योंकि इनका ईयर एंड होता है, तो तुम लोग इंटरेस्ट को पीएल में दिखा सकते हो। तो देखो इंटरेस्ट कितना कितना है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चलो यहाँ चेक करते हैं। ये देखो আমি डिवेंचर লাস্টে इंटरेस्ट, সরি 1,50,000 আর 6 লাখটা 7,50,000 হলে বুঝতে পারলাম না, বলো। মানে দুটো একসাথে দেখাতে পারি, এই ইন্টারেস্ট ডিউ আর ইন্টারেস্ট পেইডটা? ইন্টারেস্ট ডিউ আর ইন্টারেস্ট পেড তো একসাথে দেখানো যায় না, ইন্টারেস্ট পেডটা একসাথে দেখাতে পারো, ডিউ পেড ম্যাম তো সেটাই কম্বাইন বলছি, করো। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে লাস্টে আলাদা দুবার লিখলে না ইন্টারেস্ট ডিউ, ওই দুটো একসাথে লেখা যাবে? একসাথে লিখতে আমি এই জন্যই বারণ করছি, কারণ একটা ইন্টারেস্ট তো আমরা দেবো 31 অক্টোবরে, একটা দেবো 31 মার্চে, তাহলে দুটো একসাথে কেন লিখতে যাবো। देखो अगर हम लोग एक इंटरेस्ट तो यहाँ पर देंगे ना, क्या उनको भी बोलेंगे वेट करो यहाँ पर इंटरेस्ट देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जहां पर हो गया है वहीं वहीं पर इंटरेस्ट का एंट्री होना चाहिए, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाइज होना चाहिए। ठीक है, वो लिखना लेकिन गलत हो जाएगा अगर तुम लोग दोनों इंटरेस्ट को 31 मार्च में लिखोगे। वो सोल्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरेस्ट इनको थोड़ी ना दे रहे हैं, ड्यू इनका यहाँ हो रहा है, पेमेंट भी यहाँ हो रहा है, हमें तो बोला नहीं है कि इनका पेमेंट बाद में हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इसी डेट पे करना चाहिए। हाँ, पीएल का एंट्री तुम लोग कर सकते हो 31 मार्च को दोनों को मिला के, क्योंकि जब ईयर एंड होगा इनका फाइनल अकाउंट्स बनेगा, तो हम लोग अगर पीएल का एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पीएल একবার अकाउंट। স্ক্রিনটা একটু উপর থেকে দেখাবেন? লেখো তারপর কোনটা বলো। ডিবেঞ্চার ইন্টারেস্ট ওটাই করছিলাম। लेखो, समय दीजिए तुम्हें, बोलो कितना होगा पीएल में, टोटल कितना जाएगा, कैलकुलेट करके बोलो इंटरेस्ट का कितना जाएगा। इंटरेस्ट देखो, जहां जहां इंटरेस्ट टू बैंक है वहां वहां इंटरेस्ट का सारा टोटल करके मुझे बताओ। अभी तो मुझे इधर दिख रहा है 6 लाख, एक मुझे 6 लाख दिख रहा है, और बाकी 7,50,000, 17,50,000। अच्छा, एक हो गया हम लोग का 6 लाख। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं,
अच्छा, तो एक हम लोग का हो जाएगा ये वाला 17,50,000, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 17,50,000। इसमें से कितना बार का इंटरेस्ट है? एक बार 1 मंथ का है, एक बार 4 मंथ्स का है। 4 मंथ्स पहले, फिर 1 मंथ, फिर 6 मंथ्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है? इसको क्या लिखेंगे? बी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल, ठीक है। इसमें कौन कौन सा वैल्यू है देखो। एक तो हम लोग का ये वाला वैल्यू जा रहा है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख के बाद हम लोग का एक हो रहा है 10 लाख, फिर नेक्स्ट कितना हो रहा है 6 लाख, और इसके पहले एक है ना, इसके पहले कितना था? बोला बताइए। कौन सा वाला बोला था? यहाँ पर ये कितना होगा? ये वाला, ये वाला 4/12 2 लाख इंटू 100 किया हुआ है। 2 लाख इंटू 100 2 करोड़ ही होगा। तो हाँ 2 लाख इंटू 100 मैंने 2 करोड़ ही करना है। मैंने इसको नंबर और वैल्यू में लिखा है, मतलब मैंने इसको लिखा है नंबर और इसको मैंने लिखा है फेस वैल्यू। और अगर तुम लोग दोनों को मिला के लिखोगे तो तुम लोग पूरे वैल्यू में लिखोगे तो 2 करोड़ ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 70 मतलब 2 करोड़ ही आएगा इंटू 15% इंटू 4/12। मैंने ऐसे लिखा है नंबर इंटू फेस वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ पर 10 लाख होगा और एक हम लोग का हो जाएगा हाँ 1,50,000 और 6 लाख। लेकिन मुझे मेरा 1,50,000 नहीं दिख रहा है, कहाँ लिखा है मैंने 1,50,000? 31/10 मैम 2000। 3821 है लिखा है। ये वाला, अच्छा हाँ। यहाँ पर एक पेज था, हम सिर्फ इसी पेज को तब से स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट कितने दिन का था? ये वाला जो 10 लाख है ये हम लोग का था 4 मंथ्स वाला, ये हम लोग का था 1 मंथ वाला, और ये हम लोग का 6 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख, बोल रहा है कि केस लिमिटेड unlisted company other than AIFI banking company NBFC and HFC provides the following information as at 31st 2022. shareholders fund में share capital, authorized share capital 45,000, equity shares of 10 each fully paid, issued and subscribed। authorized capital बोला है 4,50,000, issued and subscribed बोला है 30,000 equity share 10 each करके। रिजर्व सरप्लस में PL दिया है। अच्छा, PL के बाद देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया है, मतलब ये कंपनी का DRR बनता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है 12% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, DRR इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। बोल रहा है टू एट द एनुअल जनरल मीटिंग। ये क्वेश्चन लास्ट दिन भी हम लोगों ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, डिफरेंस इतना ही इसमें डेट अमाउंट जो है वो अलग लिखा हुआ है। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 110 शेयर्स एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसके बाद बोनस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जितने भी ओल्ड शेयर होल्डर है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको ऑफर दे रही है कंपनी की अगर आपके पास 4 शेयर है, आप हमारी कंपनी का कितना शेयर ले सकते हैं? 1 शेयर ले सकते हैं। कितने रुपए में? 15 में लेना पड़ेगा। लेकिन उसका फेस वैल्यू है, देखो फेस वैल्यू के साथ तो कोई इससे देख के तुम लोग ये नहीं सोच सकते हो कि प्रॉफिट है कि लॉस है, क्योंकि फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू अलग होता है। मार्केट वैल्यू हो सकता है कितना है नहीं पता, लेकिन ये लोग कितने में बोल रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं 15 में। अब ये ऑप्शन है, लेना है नहीं लेना है। द ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, सभी ने ये वाला ऑप्शन लिया है। तो ये ऑप्शन अवेल करने पे कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। शेयर इशू करने पे अगर 15 रुपीज करके शेयर कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी के पास पैसा आएगा। अब पहले देखना पड़ेगा कितने सारे शेयर होल्डर को हमें ये शेयर देना पड़ेगा। तो पहले देखो पुराने शेयर होल्डर्स कितने हैं, बोल रहा है 30,000। इस पे कैलकुलेट मत कर दो क्योंकि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है। 30,000 बोला है, 4 के बदले 1, 1 के बदले 1/4, तो 30,000 के बदले कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 30,000, यानी कितना होगा देखो
7,500 जो है पहले कंपनी शेयर इशू करेगी, तो पहला एंट्री हम लोग 7,500 के लिए करेंगे और 7,500 पे कंपनी को कितना मिलेगा 15 रुपीज, लेकिन इसका 10 रुपीज किस में जाएगा टूवर्ड्स कैपिटल में जाएगा और बाकी 5 रुपीज कहां पर जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो इसका एंट्री लास्ट दिन भी किया था करो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, journal entry in the books of केस लिमिटेड। अच्छा, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। लास्ट दिन मैंने एंट्री जब करवाया था ना, तो मैंने कैसे करवाया था हम दिखा देते, देखो, और एक तरीके से भी किया जा सकता है, वो भी बता। हाँ, डेट अगर होगा तो लिखेंगे, लेकिन इसमें डेट तो था नहीं कुछ क्वेश्चन में। देखो, लास्ट दिन मैंने बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम डायरेक्टली लिखवा दिया था। अगर तुम लोग चाहो तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, ऐसे कर सकते हो, टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसा भी लिखा जा सकता है, फिर उस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो तो तुम लोग को पता है, ये भी लिखा जाता है। देखो, बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर कि हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर से हमें ये पैसा मिल रहा है, तो कितना 7,500 शेयर्स पे कितना मिलेगा 15 रुपीज करके। ठीक है, क्योंकि हमें तो बोला नहीं कि 15 में अलॉटमेंट में कब कितना, एप्लीकेशन में कितना। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा है, 1,12,500 बीइंग एप्लीकेशन रिसिप्ट। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 7,500 इंटू 10, तो 75,000 और 7,500 इंटू 5 कितना हो जाएगा 37,500। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, ऐसे करके भी कर सकते हो, या फिर दूसरा और एक ऑप्शन है, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर लिखने के जगह तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो ऐसे लिखा जाता है, तुम लोग हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो मैंने लास्ट दिन लिखवाया था। इक्विटी शेयर होल्डर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग होल्डर से पैसा ले रहे हैं, मतलब इनको डेबिट किया था कभी, तो अब पैसा मिल गया तो क्रेडिट कर रहे हैं। या फिर इसको ऐसे अगर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखोगे तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया, पहले हम लोगों ने शेयर इशू कर दिया। अच्छा, ये कितना आया था 7,500, उसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर दिखा देते, तुम लोग सीक्वेंस में वर्किंग नोट बना लेना यहाँ पर। ठीक है, 4 ओल्ड शेयर के लिए क्या मिलेगा, एक न्यू शेयर, नहीं तो बाद में फिर नहीं मिलेगा कि क्या था। ठीक है, तो 30,000 ओल्ड शेयर होल्डर को कितना मिलेगा 1/4 इंटू 30,000, तो कितना हो जाएगा 2,000 नहीं सॉरी 7,500, इतने सारे शेयर इशू हो गए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोला है शायद बोनस इशू करेगा ये लोग। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही था ना। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। तो पहले निकालो कि नंबर ऑफ बोनस इशू कितना होगा, यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, इधर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। बोनस कैसे दिया जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है और न्यू शेयर कितना दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर बोल रहा है फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, अगर किसी के पास पुराना 5 शेयर है तो नया बोनस शेयर कितना मिलेगा 1। अब कंपनी को सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ता है बोनस शेयर के लिए, तो कंपनी के पास पहले कितने शेयर होल्डर थे 30,000, और अभी रिसेंटली कंपनी ने 7,500 का शेयर इशू किया है, मतलब 37,500 शेयर्स वाले को हमें बोनस के लिए बोलना पड़ेगा। तो फिर कितना कितना बोनस हो जाएगा, $7,500। ठीक है, तो फिर ये भी 7,500 आया दोनों। ठीक है, तो ये इतना सारा बोनस होगा। ठीक है, अब बोनस का वैल्यू भी निकालते तभी तो एंट्री कर पाएंगे, वैल्यू ऑफ बोनस। वैल्यू मतलब इसका
मतलब रुपीज में वैल्यू कितना होगा, ये शेयर का प्राइस कितना है, कुछ नहीं बोला है तो कितना होगा, 10 करके ही होगा, तो 75000 मतलब 75,000। अच्छा, इसका एंट्री कैसे करेंगे बोलो। बोनस इशू करने से क्या होता है, कैपिटल रिजर्व सरप्लस कैपिटलाइज्ड होता है। तो हम लोग कौन कौन सा रिजर्व सरप्लस यूज कर सकते हैं, लास्ट दिन भी बोला था, अगर सीआरआर है तो पहले वो यूज करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश वो यूज कर सकते हैं, अगर वो सब कुछ भी नहीं है देन फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इसको यूज कर लेंगे। सीआरआर नहीं था, तुम लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, देखो सीआरआर हम लोगों का नहीं था, रिजर्व सरप्लस में देखते हैं, देखो पीएल था, बस पीएल और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था, ठीक है। अच्छा, अब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर पीएल का यूज बाद में करेंगे, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम करते हैं, अगर कम होगा तो पीएल का यूज करेंगे। कम तो हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सीआरआर वगैरह तो है नहीं, तो 37,500, लेकिन हमें कितना चाहिए 75,000, तो कितना कम हो रहा है उतना पीएल में लेंगे। कितना हो रहा है, अच्छा 37,500 ही हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 75,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है। अच्छा, इसको लिखेंगे बी बोनस कॉल मेड, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल में भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर पैसा लेते तो बैंक डेबिट होता, अब क्या करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर, जैसे देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर हुआ ना, सेम कंसेप्ट में देखो यहाँ पर बोनस टू शेयर होल्डर। अब हम लोग क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000 being बोनस अलॉटेड, बोनस शेयर अलॉट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या करने बोला है, नेक्स्ट बोला है कि कंपनी अपना डिवेंचर रिडीम करने वाली है, देखो बोल रहा है टू रीपे डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 3%। तो सबसे पहले डीआरआर है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, तो इनका डीआरआर था कुछ यहाँ दिख रहा है 18,000, लेकिन क्या ये लॉ के साथ एड पर है कि नहीं। अब देखो डिवेंचर कितना है 1,80,000, डीआरआर कितना बनता है, रेट तो एक ही है 10%, तो 18,000 होना चाहिए, देखो 18,000 बना हुआ है, मतलब हमें एक्स्ट्रा कोई डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हमें डीआरआई बनाना पड़ेगा, उसका रूल्स देखते हैं, ये कैसा कंपनी था, डीआरआई चाहिए कि नहीं, पहले देखो ये कैसा कंपनी है, बोल रहा है कि अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड, हाँ अनलिस्टेड अदर देन एआईएफआई ऐसे बोला है, तो देखो इसका बनेगा कि नहीं डीआरआई, हाँ बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो नहीं, हाँ अच्छा रुको देख लेते हैं, नॉन कर, हाँ हाँ ये तो रहा, तो कितना बनना चाहिए, जितना डिवेंचर रिडीम होगा उसका 15%, देख लो कितना 27 ही होगा, तो फिर ठीक है, ये सब बनाने का यहाँ पर जरूरत नहीं, ना तो डीआरआर हमें एक्स्ट्रा कुछ बनाना पड़ेगा, डीआरआई दोनों ही बना हुआ है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्राइटेरिया तो सारा फुलफिल है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे, डिवेंचर को ड्यू कर देंगे, फिर उसको पे करेंगे, क्योंकि प्रीमियम में होगा तो प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद उनको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर सकते हो, या फिर तुम लोग एक काम कर सकते हो, रिजर्व को बेच सकते हो, इन्वेस्टमेंट को, सॉरी इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट बेच दो, सबसे पहले पैसा आ जाएगा। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कितना है 27,000, तो हम लोग मान लेते हैं 27,000 में सेल हुआ है, कुछ नहीं बोला है तो जितना है उतने में ही सेल हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बी इन्वेस्टमेंट से, बी इन्वेस्टमेंट सेल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सेल होने के बाद अब हम लोग डिवेंचर होल्डर को ड्यू करते हैं, चलो 12% था, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 1,80,000 का डिवेंचर था, और कंपनी ने बोला रिडीम कैसे होगा 3% प्रीमियम, शायद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, देखते हैं एक बार, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना बोला था 3%, देख लेते हैं,
हाँ 3%, तो यहाँ पर इसके ऊपर कितना लगेगा, 3% लगा लो, एक ही बात है, या फिर 100 पे 103 रुपीज करके, तो वैसे भी चेक करके देख सकते हो। देखो एक तो उस पे लगाया जा सकता है, दूसरा तुम लोग क्या कर सकते हो, ये डिवेंचर नॉर्मली कितने का होगा, कुछ नहीं बोला है तो 100 का होगा, तो 1800 इंटू 3 करने से भी सेम वैल्यू आएगा, और अगर उस पे 3% लगाओगे तो भी सेम वैल्यू आएगा। कितना आ रहा है बोलो, 5400, इतने का प्रीमियम टू क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर 185,400 being amount due to डिवेंचर होल्डर। ठीक है, अच्छा अब प्रीमियम को राइट ऑफ करो। क्या पीएल में अमाउंट है हम लोग के पास, हाँ पीएल में अमाउंट है। पीएल में कितना था, पीएल में देखो हम लोग के पास अवेलेबल था 162, उसमें से कितना यूज हुआ है तुम लोग देखो, 162 में से सिर्फ 37,500, मतलब हम लोगों के पास जितना अवेलेबल है उसमें से एटलीस्ट हम लोग प्रीमियम तो राइट ऑफ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5,400 being प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, पेमेंट करने के पेमेंट कर सकते हैं, और उसके पहले और एक काम भी करना है, या फिर उसके बाद भी कर सकते हैं, डीआरआर का जितना भी वैल्यू है उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में। अब पेमेंट कर देते हैं, फिर डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पेमेंट करो, पेमेंट करने का एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पे करना पड़ रहा है, 1,85,400 being amount paid, being amount paid। अच्छा और लास्ट में डीआरआर को क्लोज करना है, तो डीआरआर डेबिट हो जाएगा टू, हमेशा जनरल रिजर्व में क्लोज करना है। अच्छा कितना था, 18,000 being DRR transfer to general reserve, being DRR transferred to general reserve। ये सेम क्वेश्चन था लास्ट दिन वाला जैसा ही था, लेकिन लास्ट दिन वाले में हमें डीआरआर बनाना पड़ा था, डीआरआई भी हम लोगों ने प्रिपेयर किया था अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ डीआरआर और डीआरआई बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे तब हमें चेक कर लेना चाहिए कि डीआरआर और डीआरआई बना हुआ है नहीं बना हुआ है, कौन से कंपनी का बनेगा कौन से कंपनी का नहीं बनेगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में डीआरआर नहीं बना, डीआरआई बना। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया ना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, कभी कभी इसका भी यूज हो जाता है, तो ये समरी याद रखने से हो जाएगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किया है, वो हम करवाएंगे। देखो ये वाला, ये मैंने ऐड किया है यहाँ पर। इसमें ना हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे तुम लोग करते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें बैलेंस शीट को बनाने बोला है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला redraft the balance sheet of the company as on 1st April 2001 after giving effect to the redemption। redemption का इफेक्ट दो, मतलब redemption होने के बाद बैलेंस शीट कंपनी का कैसे दिखेगा। so your calculation in respect of the number of equity share to be allotted and the necessary cash payment। कुछ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का बात है, मतलब कन्वर्टेबल डिवेंचर होगा, और नेसेसरी जो भी कैश पेमेंट हुआ है, मतलब जो भी वर्किंग नोट बनना चाहिए वो बनाओ, ये बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग एनबीएफसी एचएफसी। तो अनलिस्टेड कंपनी है, तो बोलो अनलिस्टेड कंपनी का क्या कंडीशन है। देखो हाँ अनलिस्टेड अगर है तो इसका 10% अदर कंपनी बोला है ना, अदर देन तो इसका मतलब 10% 15% दोनों चीज ही बनेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखते हैं नोट्स में, अदर करेंट लाइबिलिटी दिया है,
नॉन करंट एसेट में पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखते हैं क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। शेयर कैपिटल बोला है 5 लाख शेयर 10 इच। रिजर्व में देखो जनरल रिजर्व है, पीएल है, दोनों क्या है, फ्री रिजर्व है। और डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इनका बना हुआ है, तो पहले देखो सही बना हुआ है कि नहीं। तो डिवेंचर इनका कितना है, ये देखो ये नीचे दिख रहा है, डिवेंचर कितना है 1 करोड़, इस पे कितना बनना चाहिए 10%, तो ये कितना होगा अच्छा हाँ 10 लाख होगा, तो 10 लाख ही बना हुआ है, तो हमें और इसको कुछ भी इंक्रीज वगैरह करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि 1 लाख, अच्छा ये डिवेंचर कैसे है वो बता रहा है, 1 लाख डिवेंचर ऑफ 100 ईच करके, वो ऊपर का डेटा के नीचे जो रहता है वो वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब अदर लोन्स भी है इनका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर डिवेंचर है, डिवेंचर के अंडर क्या है अदर लोन है, अदर लोन कितने का है 65 लाख का, ठीक है। मतलब डिवेंचर अदर देन डिवेंचर है, मतलब ये ऐसे, अच्छा ये दोनों एक ही जगह पे तो आ नहीं रहा है, नहीं फिर भी नहीं आ रहा, काफी ज्यादा गैप है, छोड़ो। तो समझ में आ रहा होगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास 2 पॉइंट दिया है। अब बोल रहा है द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 अप्रैल 2021। कब डिवेंचर रिडीम होगा 1 अप्रैल 2021। द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर provided that they were redeemable at a premium of 5% and also option to debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a predetermined price 15.75 per share and the payment in cash। बोल रहा है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है। डिवेंचर का रिडेम्पशन कब होगा 1 अप्रैल। टर्म्स ऑफ इशू में ही बताया गया था कि दे वर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 100 के बदले कंपनी कितना देगी 105 देगी, ये हो गया रिडेम्पशन प्राइस, ये हो गया है मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ होल्डिंग, मतलब एक डिवेंचर होल्डर के पास जितने भी शेयर है वो उसका कितना कन्वर्ट करवा सकता है 20%, सॉरी शेयर बोल रहा है, डिवेंचर है उसका कितना कन्वर्ट करवा सकता है 20% इनटू इक्विटी शेयर, और जिस इक्विटी शेयर का वैल्यू पहले से ही बोल दिया गया है कितना है 15.75, ठीक है। और बाकी 80% का क्या मिल जाएगा कैश, किसको मिलेगा इसी डिवेंचर होल्डर को। ये अपने डिवेंचर का 20% शेयर ले सकता है और बाकी 80% को क्या करेगा पेमेंट दे देगा। अब देखो किसने क्या किया है, बोल रहा है एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर्स, द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 100 डिवेंचर होल्डर को अगर हम लोग छोड़ दें, किस में से 25,000 में से, मतलब होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर, मतलब 25,000 डिवेंचर में से सिर्फ 100 डिवेंचर ऐसे हैं जो कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। देखो वही लिखा हुआ है, पढ़ के देखो फिर से, एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 25,000 डिवेंचर। इसका मतलब ही क्या हुआ 25,000 डिवेंचर होल्डर में से जिन्होंने 100 डिवेंचर होल्ड कर रखा है, 100 डिवेंचर होल्डर होल्ड, हाँ 100 डिवेंचर होल्डर जिनके पास टोटल 25,000 डिवेंचर्स है। अच्छा द रेस्ट ऑफ देम एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, द रेस्ट ऑफ देम बाकी लोग, ऐसा नहीं बोल रहा है, एक्सेप्ट फॉर 100 डिवेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटली, अच्छा मतलब देखो 100 डिवेंचर होल्डर जिनके पास टोटल में कितना है, मतलब ये नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर है, अब किसके पास कितना है वो नहीं बोला है हमें, ओवरऑल कितना होल्डिंग है 25,000, जिसमें से बोल रहा है कि कितने डिवेंचर होल्डर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बोलो कितने डिवेंचर होल्डर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है मैम 100 100 हो रहा है मेरे हिसाब से तो। सत्तर, एक मिनट देखते हैं, हाँ हाँ बाकी सब में होगा, एक सेकंड ये वाला देखते हैं। तो बोल रहा है कि 100 डिवेंचर होल्डर्स, अच्छा मतलब 100 लोग हैं ये बोल रहा है, ठीक है। ऐसे करके कितने लोग हैं 100 पर्सन्स है जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं डिवेंचर होल्डर, और ये टोटल 100 लोगों के पास टोटल कितना डिवेंचर है 25,000 डिवेंचर है, और इन्होंने ये ऑप्शन नहीं लिया है, मतलब कितना ऑप्शन का कन्वर्जन नहीं होगा 25,000 का। अच्छा हाँ
ये वाला कंसेप्ट है, सही है, ये वाला होगा कि 25,000 का जो डिवेंचर है, जो टोटल 100 लोगों ने मिलके होल्ड कर रखा है, किसने कितना किया है नहीं पता, लेकिन 25,000 डिवेंचर वाले जो है वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बाकी लोग कर रहे हैं। द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पार ऑन सेल। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड करके क्या मिल रहा है, पर वैल्यू पे ही रियलाइज्ड कर रहा है, मतलब जितना वैल्यू तो उसी वही वैल्यू हमें मिलेगा। ऑल द ट्रांजैक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लैग ऑन 1 अप्रैल 2001। बोल रहा है बाकी सब ट्रांजैक्शन लाइन बाय लाइन हो रहा है, किसी तरीके का कंपनी का लैग नहीं है। अच्छा, तो हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि टोटल डिवेंचर कितना था। 1 लाख था, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। अब 1 लाख में से कितने डिवेंचर का कन्वर्जन नहीं होगा, 25,000, ठीक है। तो फिर कितने का कन्वर्जन होगा, माइनस करने से कितना है, 75,000 का कन्वर्जन होगा, और सभी ने मैक्सिमम कन्वर्जन करवा लिया, मतलब जितना हो सकता है। अब कितना हो सकता है, 20%। कितना नहीं हो सकता है, 80%। अच्छा, अब 75,000 पे हमें कन्वर्जन करवाना है। अब ये कैसे निकालेंगे, कितना सारा इक्विटी शेयर इशू होगा, हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि 75,000 का 20% कितना हो रहा है और उनको कितना पेमेंट करना है, फिर अमाउंट टू बी पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तब हमें मिलेगा। और यहाँ पर 80% का कितना पेमेंट होगा, 75,000 डिवेंचर इंटू 105 करके होगा। ये देखो प्रीमियम के साथ ये अमाउंट हमें कैश में पे करना पड़ेगा। तो पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हमें ये जो है बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करना है। यहाँ पर हमें जो है जर्नल एंट्री भी नहीं करना है, लेजर भी नहीं करना है, हम लोग बैलेंस शीट को फिर से रीड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि 75,000 এর 20% আর ওদিকে তো 75,000 এর 80% করে তারপর যেটা আসবে সেটা ইনটু 105 করতে হবে। হ্যাঁ, ওটা ওটা ইনটু 105 80% এর ভ্যালুর সাথে वही करना पड़ेगा। ठीक है, करो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अच्छा देखो, पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर। ये कितना दिया हुआ था, 1 लाख, हम नंबर में लिख रहे हैं, ठीक है। 1 लाख लेस कर देंगे डिड नॉट ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन लिया नहीं, ऐसे लोग हैं, ऐसे होल्डिंग है 25,000। तो फिर 75,000 जो है, यहाँ पर 75,000 जो है, इन्होंने कन्वर्जन का सोचा है, लेकिन इनका भी तो फुल्ली कन्वर्जन तो होगा नहीं रूल्स के अकॉर्डिंग। अब इस पे क्या हो जाएगा, 20% कन्वर्जन होगा और 80% का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 20% का कन्वर्जन होगा और 80% का पेमेंट होगा। तो 20% मतलब कितना वैल्यू होगा। अच्छा, तो ये 75,000 लेकिन नंबर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, मैंने यहाँ नंबर ले रखा है। तो 20% और यहाँ पर मैंने कर दिया 80%, ये है नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो 20% मतलब हम लोग का हो रहा है 15,000। अच्छा, और ये बाकी फिर कितना होगा, 60,000, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, अब इनको पेमेंट, अगर इनको हमें जो वैल्यू देना है वो कितना होगा, ठीक है, तो रिडेम्पशन वैल्यू निकालेंगे दोनों जगह पे, रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर रिडेम्पशन वैल्यू कितना होगा, 15,000 इंटू 105, और यहाँ पर रिडेम्पशन वैल्यू होगा 60,000 इंटू 105। देखो कितना हो रहा है, 15,000 इंटू 105 कितना होगा, 15,75,000। और ये वाला 63। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैसे निकालेंगे, अमाउंट जितना पे करना है, इसको कैश नहीं देके इसके बदले हम लोग शेयर दे रहे हैं, और एक एक शेयर हम लोग का कितने का है, 15.75। तो डिवाइड करना पड़ेगा 15.75 से, तो देखो कितना सारा हो जाएगा,
शेयर। वन लाख हो जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अच्छा ये वाला अच्छा, अब हम लोग इसका जो है बैलेंस शीट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं, हम लोग का ये 1 लाख था, यहाँ से हम लोगों ने 25,000। अच्छा लेकिन और एक चीज भी देखो, हम लोगों ने यहाँ पर जो दिखाया पेमेंट जो होगा, हम लोगों ने उस पेमेंट में किनको लिया, जिन्होंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। हाँ तो लेकिन ये जो 25,000 डिवेंचर होल्डर है जिन्होंने वो कन्वर्जन वाला ऑप्शन नहीं लिया, लेकिन उनको क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। मतलब टोटल 1 लाख को मुझे पे करना था, जिसमें से ये बोल रहा है कि मुझे कन्वर्जन नहीं चाहिए, तो इनको 100% क्या मिलेगा, कैश। अब 100% कैश कितना होगा वो तुम लोग चेक करो। मतलब और एक वर्किंग नोट बनाओ कि जिन्होंने कन्वर्जन नहीं लिया उनको भी तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा। कैश पेड टू दोज हु आर नॉट कन्वर्टेड। ऐसे कितने शेयर हैं, 25,000। ठीक है, अच्छा तो 25,000 इंटू कितना हो जाएगा, 105 कितना होगा देखो, 26,25,000। तो टोटल कैश पेमेंट कितना होगा दोनों मिला के 89,25,000। मतलब अगर हम दोनों को ऐड एक बार जस्ट कर रहे हैं कि मुझे फिर कैश का अरेंजमेंट कितना रखना पड़ेगा, 63 लाख एंड 26,25,000 और इतने का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो मेन वर्किंग नोट तो बन गया। अब हम लोग इसका जो है बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने जो बोला है वो कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे ड्राफ्ट करेंगे, यहाँ से देख देख के करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट लिखो, कंपनी का नाम ये सब लिख के हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखो कन्वर्टेबल लिमिटेड, कन्वर्टेबल लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल को जो है डिवेंचर रिडीम हो रहा है, तो उसके बाद का बनाने बोला है, तो 1 अप्रैल 2001 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। अच्छा सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हेडिंग होता है, ये तो नॉर्मल है, कोई भी बैलेंस शीट कंपनी वाला उसमें होगा। फिर इसके बाद लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इसमें क्या लिखना पड़ता है, इसके अंडर में शेयर कैपिटल और एक इंपॉर्टेंट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर्मेट होता है, ये नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में ही हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसका भी नोट्स बनेगा क्योंकि नया शेयर वगैरह इशू हुआ है तो इसमें ट्रांजैक्शंस हुआ है तो नोट्स बनेगा। रिजर्व सरप्लस का भी चेंजेस होगा क्योंकि पीएल वगैरह का यूज हुआ है। अच्छा इसके बाद हमारा क्या पॉइंट आएगा वो हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे। देखो यहाँ पर इसके बाद इनका नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, जिसमें डिवेंचर के अलावा भी एक लोन था। ठीक है, एक लोन था ना अदर लोन बोल के, तो इसका मतलब ये वाला बनेगा। अगर मान लो ये अदर लोन नहीं रहता तो नॉन करेंट लाइबिलिटी का ये और लिखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि जब डिवेंचर मेरा रिडीम हो जा रहा है तो मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस काम का, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिर्फ डिवेंचर नहीं था, क्या था, अदर लोन था, तो ये तो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला पॉइंट यहाँ पर रहेगा, नहीं तो ये पॉइंट हट जाता, ये रहता ही नहीं। ठीक है, तो अब लिखो नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हो जाएगा नोट नंबर 3।
अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे नेक्स्ट, देखो क्या दिया हुआ है, करेंट लाइबिलिटीज। इसमें अदर करेंट लाइबिलिटी ये तो बनेगा, क्योंकि ये तो हम लोग का कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसमें देख देख के ही लिख देना है हम लोग को करेंट लाइबिलिटीज, और इसमें आ जाएगा अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज का नोट भी बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक नाम दिया ही नहीं है। देखो इन्होंने डायरेक्ट ही लिख रखा है, हम लोग भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 1,25,00,000। तुम लोग इसका अमाउंट अभी लिख दो यहाँ पर 1,25,00,000। अच्छा, और तो लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है। अब एसेट साइड में देखो, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,60,00,000, ये डायरेक्टली लिख दो। लिखो एसेट, एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, और इसके अंडर लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मतलब फिक्स्ड एसेट को अभी नाम जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे दिया गया है। इसका वैल्यू जो है 1,60,00,000 लिख लो, 1,60,00,000, क्योंकि इसमें भी हमें कोई नोट बनाने का जरूरत नहीं, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इतना जगह रखो, ये स्टार्ट हो रहा है 1,60,00,000 लिख दिया। इसके बाद देखो क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट में, अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, फोर्थ पॉइंट पे जाके देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या था, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसका क्या होता है, ये ना एक्चुअली डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन, हाँ ठीक है, डीआरआर नाम दिया है, लेकिन है क्या, बेसिकली DRRI। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, सेल कर दिया होगा, एंट्री नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पर, लेकिन ये तो सेल हुआ ही होगा, क्योंकि ये जिस पर्पस के लिए बना है इसको सेल करना ही पड़ेगा डिवेंचर रिडीम करने के लिए। तो क्या ये बचेगा अभी हमारे पास, नहीं, तो बैलेंस शीट में ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि DRRI सेल हो जाएगा, बैंक टू DRRI, उसके बदले बैंक बैलेंस में क्या होगा, वैल्यू हमें ऐड करना पड़ेगा। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, करेंट एसेट, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करेंट एसेट। ठीक है, ये लिखो करेंट एसेट 0.2 देके, करेंट ম্যাম एसेट, প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট 1,60,00,000 ছিল। हाँ 1,60,00,000। करेंट एसेट में लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें 75 लाख, इसका हमें नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश हमें मिलेगा भी और हम लोगों ने उसका पेमेंट भी किया होगा कहीं ना कहीं, तो इसका नोट नंबर 4 बना लो। और पॉइंट बी में लिखेंगे अदर करेंट एसेट, ये दिया हुआ था इसीलिए लिख रहे हैं अदर करेंट एसेट। तो अदर करेंट एसेट में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसका वैल्यू जितना था उतना लिख देंगे, कितना है 2 करोड़, तो लिखो 2 करोड़। हो गया, ये क्लोज होगा। इसके पहले हम लोग बनाएंगे नोट। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, सबसे पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल का। अच्छा, अब देखते हैं इनके पास किस तरीके का शेयर कैपिटल था, इनके नोट में ही चलते हैं। देखो क्या बोला है, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड। ठीक है, अब कंपनी ने नया शेयर भी इशू किया, कैसे, ये देखो अभी हम लोगों ने देखा ना कि कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, 1 लाख। देखते हैं, ये देखो यहाँ पर 1 लाख इशू किया है, तो पहले कितना था 5 लाख, अभी नया कितना हो गया 1 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो टोटल 6 लाख का यहाँ पर हमें नोट्स में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखो, क्योंकि ऑथराइज्ड हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, ऑथराइज्ड इशूड, ये सभी एक ही चीज हो जाएगा, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड क्या हो जाएगा पेड अप, क्योंकि हमें नहीं पता ऑथराइज्ड कितना है, तो यही मेरा ऑथराइज्ड है, यही मेरा इशूड है, यही मेरा सब्सक्राइब्ड है, यही मेरा पेड अप है। कितना 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है,
और ये 6 लाख कैसे हुआ, इसके लिए तुम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1 कर सकते हो, जो कि हमें यहाँ से दिखेगा, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने 1 लाख का कैलकुलेशन किया है ना, वहां से दिखेगा ये कैसे आया है, 5 लाख प्लस 1 लाख करके। और जहां पर तुम लोगों ने 1 लाख निकाला है उस वर्किंग नोट का नाम यहाँ पर दे दोगे तो पता चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 2 बनेगा, नोट नंबर 2 जो कि रिजर्व सरप्लस का है। देखो रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में देखते हैं रिजर्व सरप्लस कितना था हम लोगों के पास। देखो रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व था, क्या जनरल रिजर्व का हम लोगों ने किसी तरीके का यूज किया है, नहीं किया है, तो ये जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन इसमें ऐड होगा, ठीक है, जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व कितना है, 90 लाख। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग के पास पीएल कितना है, 10 लाख। अच्छा, जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बोला तो डीआरआर जितना है वो पूरा पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर डीआरआर ट्रांसफर, तो डीआरआर में कितना था वो पूरा जनरल रिजर्व में जाएगा, तो डीआरआर में कितना था, यहाँ देखेंगे 10 लाख ही था, तो ये 10 लाख डीआरआर से जाके जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 10 लाख, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 10 लाख ऐड कर दिया, तो ये टोटल जनरल रिजर्व हम लोग का कितना हो जाएगा। अच्छा, बाद में ही टोटल कर लोगे, अगर करोगे तो यहाँ पर भी कर सकते हो, चलो ये ट्रांसफर होगा, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, और पीएल, पीएल का तो हमें कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं पीएल, पीएल कितना था 10 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पीएल का यूज हुआ है, पीएल का यूज कहाँ कहाँ होगा, देखो चेक करना पड़ेगा, हम लोगों ने प्रीमियम में रिडीम किया है, प्रीमियम में होगा, डीआरआर तो बना हुआ था, तो प्रीमियम के लिए यहाँ पर लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए पीएल कम होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो रहा है चेक करो, कैसे चेक करोगे, वर्किंग नोट में जाओ पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग कितना प्रीमियम दे रहे हैं, 5 रुपीज करके, मतलब 15,000, देखो 15, ये तो हमारा कन्वर्जन हो रहा है, तो जो पेमेंट हो रहा है उसका चेक करो, ये 60,000 इंटू 5 और ये 25,000 इंटू 5, बोलो कितना होगा। अच्छा, प्रीमियम तो इसमें, 1,05,000. हाँ 1,05,000 हो रहा है, 1,05,000 हो रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मैम कैसे, हाँ इसमें भी होगा, टोटल 1 लाख पे करो तभी हो जाएगा। टोटल डिवेंचर कितना है, ये आसान रहेगा, टोटल डिवेंचर कितना है, अलग अलग करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को तो प्रीमियम में पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम का एंट्री तो मेरा सभी के लिए ही होगा ना। 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा, प्रीमियम पर डिवेंचर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक है, डायरेक्टली 5 लाख लिख दो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो जाएगा, ये देखो 1 लाख इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 5 लाख, क्योंकि सभी को तो हम लोग प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जो शेयर इशू हुआ उसके लिए हमारे पास क्या आया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो हम लोग नया इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं उसके लिए हम लोग के पास क्या आया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना प्रीमियम आएगा 1 लाख शेयर पे, 5.75, चेक करके देखो कितना आएगा, ऐड करेंगे, ऐड कर दो सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना शेयर इशू हुआ था 1 लाख, 1 लाख शेयर इशू हुआ था। अब प्रीमियम कितना है, देखो शेयर का वैल्यू कितना था 15.75, और 10 कितना, मतलब 10 माइनस करने से 5.75, 15.75 माइनस 10 कर दो, देखो कितना प्रीमियम हो रहा है, चेक करो, 5,75,000 होगा शायद, देखो। और मुझे टोटल करके बताओ रिजर्व सरप्लस 10 কেন করলো, 10 फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर, ইকুইটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু 10 হয় না, যে কোনো ইকুইটি শেয়ারের কিছু না বললে ফেস ভ্যালু ম্যাম 10। হ্যাঁ বলো, বলো, हेलो, बोलो कौन क्या बोल रहे थे।
सब टोटल करने के बाद सारे रिजर्व 1,20,75,000। अच्छा एक सेकेंड देखते हैं यहाँ, लेकिन बोला है माइनस की होना, जो माइनस करना है, या फिर उसको भी ऐड करती। 1,10,75,000 होगा, चेक करके देखो। 90 लाख प्लस 10 लाख, ये तो हो गया 1 करोड़। 1,10,00,000, 1,10,00,000 में से 5 लाख माइनस, मतलब 1,05,00,000। और ये 5,75,000 कितना हो रहा है? 5,5,10 हो जाएगा। 1,10,00,000 तो हो रहा है, बाकी 75 हो रहा है कि नहीं थे? हाँ 75 भी तो टोटल करो। एक माइनस है लेकिन, हाँ एक वैल्यू तो माइनस है। हो रहा है इतना? ম্যাম ম্যাম হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে 15.75 মাইনাস 10 কেন হলো? ইকুইটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু কত হয়? প্রিমিয়াম কিভাবে বের করবে? একটা শেয়ারের ফেস ভ্যালু কি হয় ইকুইটির? ম্যাম 10 হয়। তাহলে তুমি ও যদি একটা আচ্ছা শেয়ার 15 এ হচ্ছে, তাহলে আচ্ছা, প্রিমিয়াম কিভাবে বের করবে? প্রাইস মাইনাস ফেস ভ্যালু। आ रहा है इतना? 1,10,75,000। ये देखो, ये और ये ऐड करने से तो मेरा 1 करोड़ हो रहा है। 10 लाख और 5 लाख का नेट कर दो 5 लाख, तो 1,05,00,000, 1,05,00,000 और इधर 5 लाख, कितना हो गया? 1,10,75,000। ठीक है, ये रिजर्व सरप्लस हो गया। अब इसको लिख देते, चलो ये लिखने से हम लोग का ये ऐड हो जाएगा। अच्छा कितना आया? शेयर कैपिटल कितना आया? 60 लाख। शेयर कैपिटल आया 60 लाख। अच्छा रिजर्व सरप्लस आ गया 1,10,75,000। ठीक है। अच्छा और ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3 बनाओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें क्या है? अदर लोन। अदर लोन बोल के अमाउंट जो दिया हुआ है उसी को लिख देंगे, फिर उसको जो है मेन बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ये वैल्यू था हम लोग का, ये रहा 65 लाख। लिख दो, ये जस्ट यहाँ पर नोट बना लिया। अब इसको उठा के वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। 65 लाख लिखने के बाद टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। 65 लाख टोटल करके देखो कितना हो रहा है। 65 लाख और ये सारी चीजों का टोटल करने के बाद कितना आएगा, इसको हम थोड़ा सा हटा के लिखते हैं। 1,25,00,000, 1,25,00,000 देखो कितना हो रहा है टोटल। टोटल होना चाहिए 3,60,75,000। देखो अच्छा 3,60,75,000 होना चाहिए, तो हो रहा है, बोल रहे हैं देखो 3,60,75,000। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखा हुआ है, सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4। ठीक है। अच्छा नोट नंबर 4 के लिए देखो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैश कितना था। 75 लाख। ठीक है, तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश 75 लाख। अब हमारे पास कैश कैसे बढ़ सकता है? शेयर इशू करके। सबसे पहले तो कैश कैसे बढ़ा होगा, बोलो? शेयर इशू करके। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट सेल करके। तो यहाँ पर लिखते हैं, नहीं शेयर इशू करके तो हमें कैश नहीं मिला, हम लोगों ने तो डिवेंचर के बदले शेयर इशू किया, तो कैश तो नहीं मिला। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के जरूर पैसा मिलेगा। अब कितना इन्वेस्टमेंट था, मतलब जो DRI था वो तो नहीं रहेगा ना, वो कैश आ जाएगा, मैंने बताया अभी। ये देखो कितना है 15 लाख, तो लिखो यहाँ पर 15 लाख। अच्छा शेयर इशू किया लेकिन उसके बदले डिवेंचर रिडीम हुआ, तो यहाँ पर कैश का कोई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा हाँ, और पेमेंट किया डिवेंचर होल्डर को, पेड टू डिवेंचर होल्डर। अच्छा कितना पे करना पड़ा वो देखो, यहाँ पर जो तुम लोगों ने कैश का तो डेटा लिखा था उसके साथ देखो 63 लाख था, इधर इधर था 26 लाख 25,000, दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 63 लाख मैम 89,25,000। 89,25,000, और इसको कैलकुलेट करके देखो कितना होगा। एक तो 63 लाख और एक कितना आया
26,25,000 जो दो हम लोगों ने कैलकुलेशन बनाया था वही बात। अब ये माइनस करके बोलो कितना हो रहा है, फिर 75 प्लस 15 90 लाख, 90 लाख से 89,25,000 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 75,000 75,000 बच रहा है बस, ठीक है। तो ये वाला लिखना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और चेक करो कि दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। 75,000 ये है मेरा 2 करोड़, और ये 1 करोड़ 60 मतलब 3 करोड़ 60 लाख 75,000। हाँ आ तो रहा है, देखो 3 करोड़ 60 लाख 75,000। ठीक है, बाई चांस अगर दे दे बैलेंस शीट, जो कि दिया तो नहीं है अभी तक, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट अगर दे दे तो डायरेक्टली बैलेंस शीट हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 बात ध्यान में रखना पड़ेगा। एक, अगर इन्वेस्टमेंट सेल हो गया तो वो फिर नहीं आएगा। डायरेक्ट बोलने से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, एक क्वेश्चन लिया मैंने, देखते हैं होता है कि नहीं। तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो अगर जर्नल एंट्री और ये कंसेप्ट पता है, ज्यादा प्रॉब्लम होने से क्या कर सकते हो, रफली एक जर्नल एंट्री कर लिया, फिर उसका इम्पैक्ट देख देख के बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। ম্যাম একবার ব্যালেন্স শিটটা দেখাবে? হ্যাঁ দেখাচ্ছি, এই যে ठीक है। फिर हम लोग का डिवेंचर का जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन ट्यूसडे तो हम लोग का इन्वेंट्री चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ম্যাম कोई चैप्टर स्टार्ट আদার करेंगे। কারেন্ট অ্যাসেট 2 crore ছিল না? अदर करेंट एसेट 2 crore ছিল। हाँ 2 करोड़ चलेगा। हाँ बोलो क्या बोल रहा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं। अच्छा, मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, ठीक है।